आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और आप बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और अपने अपने जो करियर की सफलता के काम में लगे होंगे। साथ ही साथ परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी अभी आपको वीकेंड पर मिली थी, तो आप उसका फायदा जो है उठाए होंगे। क्योंकि आप बहुत सारे जीवन जीते हैं, उन सभी जीवन को पूरा करने के लिए आपको कला कौशल की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे तीज त्योहार भी अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं। सभी त्योहार की तैयारी में भी लगे होंगे। और जैसा कि शरद पूर्णिमा आपने अभी कुछ दिन पहले मनाया, और अमृत जैसे खीर के लिए उन्होंने आपने बर्तन जो है रखे थे छत में। तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं, और इसी दिन से रातें जो हैं लंबी हो जाती हैं। तो आप इन लंबी रातों का पढ़ाई करने में इस्तेमाल करेंगे। और जो जिस शरद पूर्णिमा के दिन जब चांद को आप चांदनी में रखे, उसमें खीर रखे, तो जो वहाँ पर खीर है वो अमृत जैसे हो जाता है। और इसका हम लोग अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार के साथ रहने वाले लोगों के रोगों को मुक्त करने के लिए, हम लोग इतनी कलाएं होती हैं चंद्रमा में, इतनी कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। उन कला में से कुछ कला जो है हमारे हिस्से भी आ जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है ज्ञान के श्रृंगार से है। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कोई साथी कंफर्म करेंगे? बहुत जी बढ़िया। साहब आ रही है। बहुत बढ़िया। तो मैं भी किसी दौरे पे गया हुआ था, आज ही लौटा हूँ। और मैं पारिवारिक काम से गया हुआ था। तो आप सभी साथियों की शुभकामनाओं से बढ़िया सकुशल आ गया। अभी हमारे एक साथी पूछ रहे हैं आपकी जर्नी कैसी रही। शानदार रही, बेहतरीन रही। तो आज हम कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे जो अभी बिहार ग्रामीण बैंक के एग्जामिनेशन कल 11 अक्टूबर 2025 को हुए। साथ ही राजस्थान ग्रामीण बैंक के एग्जामिनेशन हुए। और आज बैंक ऑफ इंडिया के भी एग्जामिनेशन हुए। सबके क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं आपको एक दिशा निर्देश देते हैं, एक ट्रेंड मिलता है, साथ ही साथ क्वेश्चन का खजाना मिल जाता है। इसे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए सवालों पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि जब भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज मिलते हैं, उनसे हम सीखते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर राजस्थान ग्रामीण बैंक की बात करेंगे, तो वहाँ पर जनरल बैंकिंग के ज़्यादा सेक्शन आए हैं, और बिहार ग्रामीण बैंक के थोड़ा सा कमोवेश मिला जुला है, इंटरनल और जनरल बैंकिंग दोनों तरह से। और हायर स्किल की भी सवाल आए हैं मेरे पास, धीरे से आने वाले सेशंस में आपको दिखेंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूरे तैयारी को ना पुख्ता कर देते हैं, और आपको हिंट देते हैं, गाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार ग्रामीण बैंक के क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जामिनेशन 11 अक्टूबर 2025 को। ये पहला पार्ट होगा। आज कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और कल कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद उनमें से जो पॉलिसी आई है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सरल सा सवाल है और प्रियोरिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। In India, the priority sector lending target for domestic scheduled commercial bank and foreign bank with 20 or more than 20 branches. What is the target for agriculture of their ANBC or CEOB, whichever is higher? तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ लीजिए, एग्रीकल्चर का टारगेट पूछा गया है प्रियोरिटी सेक्टर में। तो प्रियोरिटी सेक्टर भारत सरकार का एक प्रियोरिटी फील्ड है, जिसमें कि वो आरबीआई के दिशा निर्देश से एक प्रियोरिटी सेक्टर के लिए बैंकों को टारगेट दिए जाते हैं। उनमें काम करना ही करना है बैंकों को। अपना काम करने के साथ साथ प्रियोरिटी सेक्टर में लेंडिंग में जो भी आइटम्स दिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, उन पर काम करना है। तो हमारे साथी जरा बताएं, एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? एग्रीकल्चर में जो, जैसे प्रियरिटी सेक्टर के सबसे
प्रमुख भाग में है कि एग्रीकल्चर होता है। पहला ही भाग एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, फिर आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर प्रियरिटी सेक्टर, वीकर सेक्शन, ये सारे प्रियरिटी सेक्टर के हिस्सा हैं। और उनमें एग्रीकल्चर एक बड़ा भाग है। इसका परसेंटेज जो है 18% ऑफ द एनबीसी आर सीओबी विच एवर इज हायर होता है। तो अगर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें, डोमेस्टिक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, तो वहाँ टोटल प्रियरिटी सेक्टर का जो परसेंटेज होता है 40% होता है। फिर उस प्रियरिटी सेक्टर के जो उसमें क्या है, प्रियरिटी सेक्टर के अंदर जो है 18% जो है एग्रीकल्चर होता है। 18% एग्रीकल्चर में वहाँ पर फिर एक स्मॉल एंड फाइनेंस, जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर हैं उनके लिए एक टारगेट होता है, वो 10% होता है ना। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बाद फिर आपका माइक्रो यूनिट्स के लिए होता है 7.5% ऑफ एनबीसी होता है। वीकर सेक्शन का 12% होता है। वीकर सेक्शन 12% होता है डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। आरआरबी के लिए 15% होता है वीकर सेक्शन में। फिर आपका जो मेन जो है एग्रीकल्चर का है 18%। ये पूछा है सवाल, एग्रीकल्चर में कितना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है। तो आपने पढ़ाया है, वाह बहुत बढ़िया। पारस जी बोल रहे हैं कि 18% पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एग्रीकल्चर का जो टारगेट है उसमें आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का भी आप याद रखिएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एक ऐसे किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको हमको बेनिफिट देना होता है। इसीलिए टारगेट रखा गया है कि आप जितना भी फाइनेंस करेंगे ना, उनमें से 18% एग्रीकल्चर में से 10% तो आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जाना चाहिए, क्योंकि उनको वाकई में ज़रूरत है। वो उनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो भी खेती किसानी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही होता है। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना। पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि बैंक में हम फॉर्म मैकेनाइजेशन के लिए लोन देते हैं, तो निम्नलिखित में से किसके लिए लोन देंगे, तो वो फॉर्म मैकेनाइजेशन में आएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में ना 3 तरह के पार्ट होते हैं। फॉर्म एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एंसिलरी बिजनेस होता है। जो सीधे ऐसे चीज़ों के लिए लोन लेने आता है जो सीधा सीधा खेती क्रॉप में लगाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, फसल पैदावार में, तो उनको फॉर्म एग्रीकल्चर कहते हैं। और रख रखाव या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आ रहा है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और एंसिलरी बिजनेस जो डायरेक्ट तो खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली किसानों को मदद कर रहे हैं, वो एंसिलरी बिजनेस में आता है। तो फॉर्म मैकेनाइजेशन किस में आएगा, फॉर्म एग्रीकल्चर में आएगा, क्योंकि इसके लिए जो लोन लेगा सीधे सीधे फसल पैदा करने में ले रहा है। तो यहाँ पर आता है लोन फॉर ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर लोन। तो ट्रैक्टर वहाँ पर था, हमारे साथी बताए ट्रैक्टर। तो ये फॉर्म मैकेनाइजेशन का आता है। ये काफ़ी पिछले 2 साल से यही आ रहा है। और हर एग्जामिनेशन में आ रहा है। और अभी हमारे साथी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के देख रहे होंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी यही सवाल हूबहू आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ए बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट, जिसको बीसी कहते हैं, यूजेज ए हैंड होल्डिंग डिवाइस नोन एज blanks to conduct the banking transaction and provide financial services in unbanked or underbanked area। तो बैंकिंग में एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। समावेशन का मतलब जो भी सेवाएं फाइनेंशियली जा रही हैं, सरकार की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो सभी जगह पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे जगह जहां पर बैंक नहीं है या कम बैंक हैं, वहाँ भी बैंकिंग सुविधाएं पहुँचे, उसके लिए हमने बैंक में एक एजेंट काम करता है जिसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, या बैंकिंग का वो एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके पास एक हैंड होल्डिंग मशीन होता है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप लोग तो इसको बीसी जो है काम करता है। तो इस मशीन को क्या कहते हैं, पॉस मशीन। हाँ, ये पॉस मशीन जैसा दिख रहा है, लेकिन
पॉस मशीन नहीं कहेंगे, यहाँ पर जो बीसी काम करता है उसको माइक्रो एटीएम। बायोमेट्रिक डिवाइस। या बायोमेट्रिक डिवाइस, तो बायोमेट्रिक डिवाइस तो कोई भी हो सकता है जो बैंक में आप करते हैं। लेकिन जो हैंड होल्डिंग जो मशीन है उसको माइक्रो एटीएम्स कहेंगे, सही जो वर्ड है और सही ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन ये माइक्रो एटीएम्स है। ठीक है। जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस बोल देंगे तो वो तो अलग से सिंगल एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके पास एक माइक्रो एटीएम्स होता है, छोटा एटीएम्स होता है, जहाँ पर वो डेबिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट वगैरह कर लेता है, और उसके बाद कैश वो वहाँ पर नहीं रहता, उसके पास फिजिकल कैश रहता है, उसको देता है जो उसके ओडी अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो यहाँ पर सही होगा माइक्रो एटीएम्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर केवाईसी से जुड़ा हुआ है, देखिए। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि एज पर नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइन an electricity bill can be used for address proof which must not more than how month old। एक लो रिस्क कस्टमर में हम क्या करते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल्स जो है लेते हैं, लेकिन केवाईसी डायरेक्शंस के अनुसार यूटिलिटी बिल्स जो है कितना महीना पुराना चल जाएगा, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो 2 महीना पुराना चल जाएगा जैसे हमारे साथी यहाँ पर बता रहे हैं। और ये जो है केवाईसी से जुड़ा हुआ सवाल है, काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, प्राय एग्जामिनेशन में आता है। इस बार देखिए एग्जामिनेशन में कल आ गया है। तो ऐसे सवाल जो है आपको पूरे पूरे पॉइंट्स दिलाते हैं और पूरी टॉपिक की तैयारी कर देते हैं, और ये बताते हैं कि उस पॉलिसी से हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो यूटिलिटी बिल्स है, नो योर कस्टमर गाइडलाइन के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा एड्रेस प्रूफ के लिए, और वो 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपका उत्तर है। अगला सवाल जाते हैं स्क्रीन पर, देखिए 5वां सवाल है, व्हाट इज ए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो बताइए, पार्टनरशिप फर्म में जो, हाँ, अपराजिता जी अभी एग्जामिनेशन में आए हैं तो उन्होंने लिखा है इसमें पार्ट 1 क्या लिखा है, और कितना टाइम दिया जाएगा अकाउंट ओपनिंग के बाद। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा माइक ऑन करके बताएंगे अपराजिता जी, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें सर, दो पार्ट था इस क्वेश्चन में। हम्म, इसमें वही पूछा था कि कितना टाइम दिया जाएगा आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अच्छा, अगर एड्रेस चेंज हुआ उसकी कंडीशन में बोला है। अकाउंट ओपन हुआ है तब, अगर यूटिलिटी बिल कितना पुराना होना चाहिए, हम्म। और वही, अगर नहीं है उसमें, अगर एड्रेस नहीं है हम्म। तो फिर एड्रेस चेंज करने के लिए कितना, क्या जो क्या, है एड्रेस उससे जो है कितना छह टाइम महीना दिया जाएगा। 6 महीना समय दिया जाता है, और यूटिलिटी बिल के केस में 3 महीना, है ना। और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है तो 6 महीना भी चलता है। क्या ऑप्शन थे उसमें। यही था सर, ऐसे दो छह वाला ही हम तो सेलेक्ट किए थे। हाँ, 2 और 6, वही दोनों, दो ब्लैंक था, दोनों में फिल करना था। और 2 और 3 भी था क्या। हाँ सर, 2 और 3 भी था। लेकिन एड्रेस प्रूफ के लिए ना क्या होता है, अगर एड्रेस प्रूफ लेते हैं तो चेंज कर रहा है, परमानेंट एड्रेस मूव कर रहा है तो 6 मंथ होता है। लेकिन अगर यूटिलिटी बिल के केस में होगा, अगर रिवाइज दे रहा है एड्रेस, तो वहाँ पर 3 मंथ्स होगा। मैं नेक्स्ट उसमें पॉलिसी पढ़ के आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, वो सवाल अभी इस पार्ट में नहीं है, वो सवाल सेकंड पार्ट में आएगा तो मैं क्लेरिफाई कर दूंगा और सही क्या होगा बता दूंगा। तो अभी अच्छा किया आपने बता दिया। तो यहाँ पर सवाल है, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में जो एक पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी होती है जॉइंटली, और सेवरल होती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं अगर वो कुछ एक्ट करता है तो वो सारा लाइबल कर देता है दूसरे पार्टनर को। तो जैसे 2 पार्टनर मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में वो किए हुए हैं, तो उनमें ये होता है कि उनकी एक्टिविटी से दूसरा पार्टनर भी लाइबल हो जाता है।
तो पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में क्यों बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, और तैयार होके एक कॉमर्शियल यूनिट तैयार करते हैं या व्यवसायिक इकाई बनाते हैं, जिसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप फर्म व्यवसाय करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि उनकी कैपिटल, उनका स्किल और उनका जो परिश्रम, ये सब का योगदान करते हैं, ताकि उस व्यवसाय से उनको लाभ मिल सके। और या नुकसान हो तो भी जिम्मेदारी साझा करेंगे, लाभ हो तो भी जिम्मेदारी साझा करेंगे। तो इसमें पार्टनरशिप फर्म का जो यहाँ पर वो जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली, संयुक्त रूप से, और सेवरल होती है, मतलब कई बार होती है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर कुछ भी काम कर रहा है ना, तो उसको दूसरे को लाइबल बना देता है। इसमें एक तो साझेदारी फर्म का गठन होता है, दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। फिर जो पार्टनर होते हैं वो अपना योगदान करेगा। फिर इनमें जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, सेवरल जॉइंटली लाइबिलिटी हो जाती है, जो हम सवाल यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जॉइंटली एंड सेवरल। तो इसीलिए आपको पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा रहता है। अच्छे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। पार्टनरशिप करने से क्या होता है, उसके एक्ट से, उसके काम से जो भी फायदा होगा आपको हो जाएगा। जैसे आपको भगवान से थोड़ा पार्टनरशिप कर लीजिए, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे या दोस्ती कर लेंगे, तो होगा क्या, वो कोई भी काम करेगा आपको लाइबल बना देगा। वो अच्छा ही काम करेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना विजन जी? बात समझ में आई ना? जैसे अभी हम, आप और जी हम जो सर। है अभी पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपके कोई सब फीडबैक से दूसरों को फायदा हो जाता है ना? और हम अच्छा कोई सा सिखाते हैं तो आप लोगों को फायदा होता है, ये पार्टनरशिप का है। तो लाइबिलिटी आपके पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरल, पॉपुलर सीरीज का सवाल है वैसे तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि ए कलेक्टिंग बैंकर्स बिकम which status when they have advance money paid to the customer against check before रियलाइजेशन और कलेक्शन। अगर कोई चेक कलेक्ट नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है, और हम कस्टमर को पे कर देते हैं, कलेक्टिंग बैंकर पे कर देता है, तो उसका पोजीशन क्या होता है? बताइए। तो पॉपुलर सीरीज का एनआई एक्ट में सवाल है, क्या है विजन जी, क्या बोलते हैं उसको? अगर आप क्या है, आपके आपका कस्टमर है, कोई चेक लेके आया, आपने चेक कलेक्ट किया, और चेक कलेक्शन में आया नहीं है लेकिन पैसे दे दिए, तो उस कंडीशन में बैंक होल्डर फॉर वैल्यू होगा। पॉपुलर सीरीज का सवाल है, होल्डर फॉर वैल्यू होगा, जैसे हमारे साथी बता जी। रहे हैं। तो ये अभी तक के जितने सवाल हुए हैं, सारे सवाल आप देखे होंगे, प्राय एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, और आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ये सवाल हमको, इस टॉपिक को भी पढ़ना है, इस सवाल को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। काफ़ी दिनों बाद ये छोटे सवाल आए हैं, ऐसे सोशल सिक्योरिटी के सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार पूछा गया, व्हाट इज़ द एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? विजन जी बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2 लाख। योजना में कितना? आ, 2 लाख से। 2 लाख होता है, और कुछ मिलता है क्या उसमें? एक्सीडेंटल भी होता है सर, एक्सीडेंटल इसमें हाँ, वो एक पाँव, एक मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी से 1 लाख होता है। बहुत बढ़िया। तो और अगर और एक परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, उसमें कितना होता है? उसमें भी 1 लाख है सर। 2 लाख सर। 2 लाख, 2 लाख का। परमानेंट में 2 लाख होता है ना? जी सर। तो ओके प्रधानमंत्री सर। सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ये दुर्घटना बीमा योजना है। जो भी मतलब इसके लिए मैंडेटरी है, खाता होना जरूरी है। मतलब देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ रहे हैं हम, मतलब बैंक में खाता होना मैंडेटरी है, तभी ये फायदा उनको मिलेगा। तो जो भी खातेदार जिनका सेविंग बैंक अकाउंट बैंक में है, वो, उनको अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक कवरेज देता है, जो 2 लाख रुपए का बीमा कवर होता है। लेकिन वो दुर्घटना बीमा कवर है, यानी दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का मिलेगा। वही सवाल सीधे पूछ रहा है। इस योजना का जो प्रीमियम है वो 20 रुपये सालाना होता है प्रति सब्सक्राइबर, जो खाते से ऑटो डेबिट फैसिलिटी से होता है। और इस योजना का लाभ आकस्मिक मृत्यु या
स्थाई जो परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी पर भी दिया जाता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई, मतलब ऐसी कोई वारदात हुई जिस पर ह्यूमन का कोई जोर नहीं है, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो वहाँ पर उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। एक्सीडेंट हुआ लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ, एक हाथ कट गया या एक पैर कट गया, तो इसको पार्शियल डिसेबिलिटी कहते हैं। एक आंख खराब हो गया तो पार्शियल डिसेबिलिटी, लेकिन एक आंख और एक हाथ कट गया तो इसको परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो दो तरह का नुकसान पहुंचा तो परमानेंट डिसेबिलिटी। तो परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ तो 2 लाख का मिलेगा बीमा कवरेज, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख का मिलेगा। तो मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है और डिसेबिलिटी कवरेज भी है, 2 लाख रुपए तक परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। और सबसे बड़ी खास बात इसकी है कि इसका प्रीमियम बहुत कम है, और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 70 वर्ष है। 18 to 70 ईयर्स के बीच में इसको सब्सक्राइबर एलिजिबल ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ होने पर जैसा बताया 2 लाख मिलेगा, और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी पर 2 लाख मिलेगा। इसका जो कवरेज जो होता है 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। हर साल जो है रिन्यूअल होगा, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी। कवरेज बोलेंगे तो 1 जून से लेके 31 मई तक होगा। तो 31 मई या एक दिन 2 दिन पहले अगर जो प्रीमियम कटता है उसका कवरेज जो है 1 जून से स्टार्ट होता है। तो ये है इसमें इसका, आपका 2 लाख का पूछा, सरल सा सवाल है। इसमें जो प्रीमियम होता है 20 रुपये, ये क्या लिखा है पारस जी, 31 मई से 1 जून, ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत है। हाँ बिजन जी, कवरेज क्या होता है 1 जून से लेके 31 मई तक होता है, ठीक है। मई तक। चलिए एक बात और बता दीजिए, ये जो 20 रुपये होता है इसमें एजेंसी कमीशन क्या होता है? हमारे एक साथी के सवाल पूछ रहे हैं, एजेंसी कमीशन कितना होता है? 1 रुपया सर। 1 रुपये किसको मिलेगा? बाइफरकेशन उसके। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये काम तो हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से कराते हैं। तो 1 रुपये जो है आपको एजेंसी कमीशन है, 1 रुपया बैंक का एडमिन चार्ज है, और 18 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। तो इसका टोटल जो हो गया 20 रुपया। 18 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, 1 रुपये जो है जो एजेंट को जाएगा, और 1 रुपये जो है बैंक का एडमिन चार्ज होगा। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक आता है एजेंट के बिना, तो वो 1 रुपया किसको जाएगा? बैंक को। कस्टमर को सर। कस्टमर को जाएगा, सब्सक्राइबर को जाएगा, बैंक को नहीं जाएगा। मतलब हम उसको वापस उसको कर देंगे, उसका बेनिफिट कस्टमर को दे देंगे, ठीक है, एजेंट को नहीं देंगे। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, आप लोग सबको जो है बीसी पे उसमें दिखा देते हैं, उसको पे कर देते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि अगर कस्टमर डायरेक्टली आ जाता है बिना एजेंट के खुद करता है तो उसका बेनिफिट कस्टमर को देना चाहिए। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? बताइए, इतना सरल सा सवाल पूछ लिया। हाँ विजन जी, क्या है बताइए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आपने योजना। बता ही दिया सर। आपने तो बता ही दिया। हाँ बता दिया, स्क्रीन पर ही बता दिया मैंने। जी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो पहले सवाल पूछ लिया, तो 2 लाख का कवरेज है। जी। अभी सवाल पूछ लिया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री जीवन जी सर। ज्योति बीमा योजना का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो बोलते हैं ना, वो एक आजकल रील वायरल हो रहा है ना, ये 10 रुपए के बिस्कुट कितने में दिए साहब है? तो वैसा वाला सवाल हो गया ये। वैसा हुआ ना सही। है। हो सही हो है सर। हो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नाम क्या है भाई साहब? ऐसे ऐसे टाइप का सवाल पूछ लिया। है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो फिर आप बोलोगे क्या हूँ मैं, एग्जामिनेशन पगला गया क्या, स्क्रू स्क्रू ढीला हो गया क्या? चलो पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। जी सर। चलिए, तो फिर भी एग्जाम से तो डर लगता ही है ना, एग्जाम डराना ही होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अलौकिक हैं, मतलब उनमें उनके साथ साथ सब चीज़ें चलती रहती हैं, फियर चलता रहता है, और ना जहाँ फियर चलता रहता है वहीं पर पीछे कहीं सक्सेस छुपा होता है। तो लाइफ का ये खेल है, मालूम है, जहाँ भी ये सब चीज़ें चल रही ना, फियर, स्ट्रगल,
एक्शन और बहुत सारा जो सब चीज़ें चलता है उसके पीछे छुपा होता है सब। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फुल फॉर्म पूछा, सरल सा, हालांकि इसके बारे में आप लोगों को सभी को पता ही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी बीमा योजना है। जो 18 से 50 वर्ष के नागरिक हैं जिनका बैंक में खाता है, वो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर ले सकते हैं। यहाँ पर जो कवरेज है वो लाइफ कवरेज है। मतलब क्या हुआ बिजन जी, बताइए लाइफ कवरेज का। कि किसी भी कारण से अगर मौत हुआ हो तो ये हम्म। हो सकता है इसमें। दारू पी के मर गया तो भी मिल जाएगा। सुसाइड कर मिल लिया जाएगा। तो भी मर जाएगा। हम्म। जी। तो मैं इसलिए वो दारू पीने का एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एक महिला आई थी, वो बोली कि ये बहुत दारू पीता है, इसका बीमा करना है, और उस घटना के 2-3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो वो याद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी याद हो जाती हैं। जी। तो यहाँ पर लाइफ कवरेज का मतलब ये है कि किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो वहाँ पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलेगा। चाहे सुसाइड कर ले, चाहे कोई भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको 2 लाख का मिलेगा। इसके लिए प्रीमियम जो है 436 रुपये सालाना है। अभी प्रीमियम में फेरबदल हुआ है कि जो वाटर लीग। क्वार्टरली जो किया है वो आप याद कर लीजिएगा। कई हायर स्केल में क्वार्टरली भी पूछ लेता है, क्लरिकल में भी पूछ लेता है। अब इस योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी, और ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर है वो जिंदा है तो उसके घर वाले आश्वस्त हैं, लेकिन अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है तो घर वालों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए ये योजना लाई गई थी। इसके लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। हर साल रिन्यूअल होगा। बीमा कवर 2 लाख का होगा। 18 से 50 वर्ष के के जो सिटीजन होंगे वो एलिजिबल होंगे। पहले इसका प्रीमियम 330 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 2022 में इसको जो है जून 2022 में इसको 436 रुपये किया गया। और इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं है, और ये जो है ऑटोमेटिक खाते से डेबिट होता रहता है। तो ये जानकारी है। इसका जो प्रीमियम का पीरियड होता है, क्या होता है, कोई बताएंगे? इसका कवरेज। क्वार्टरली सर, पहला क्वार्टर में एक क्वार्टर होगा तो 114, फिर 228, तीन हम्म। सौ छत्तीस और 342 और हम्म। 436। ये बहुत। बात है। और इसमें 50 साल, 50 की उम्र तक एंट्री कर सकते हैं हम्म। और 55 तक कवरेज ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताया आपने। अगर 18 से 50 साल के एलिजिबल हैं, एंट्री 18 से 50 तक एंट्री किया है, तो 55 साल तक उसको कंटिन्यू कर सकता है। 5 साल का और एडिशन उसको मिलता है, बशर्ते वो 18 से 50 की बेस में एंटर कर गया हो। ये जी अच्छी सर। बात है। और बताइए कि इसका जो प्रीमियम है उसका ब्रेकअप क्या है, इसमें एजेंट कमीशन कितना है? एजेंट कमीशन जैसे 436 रुपये है ना, तो इस चार सौ जी। छत्तीस रुपये में एजेंट कमीशन है 30 रुपया। बैंक का चार्ज कितना है इसमें? बैंक का चार्ज है 11 रुपये। और फिर तीन कितना आएगा आपका, बाकी जो डिफरेंस बचेगा ना वो चला जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। तो इसमें एडमिन चार्ज है 11 रुपये, और 30 रुपये एजेंट कमीशन है, और 395 रुपये, जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि 395 रुपये जो है कंपनी को जाएगा। इसका कवरेज होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक इसका कवरेज होता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों पॉलिसी लिया हुआ है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और उसकी डेथ जो है सुसाइड कर लेता है, कितना मिलेगा? 2 लाख सर। 2 लाख, 2 लाख। और रोड एक्सीडेंट में मर गया तो 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर कोई व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक में भी कर लिया है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक में भी कर लिया है, और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में भी कर लिया है, तीनों जगह खाते हैं, मिलान नहीं हो पाया, सब जगह प्रीमियम कटा है, तो कितनी जगह मिलेगा? एक एक ही ही जगह जगह सर। मिलेगा। एक ही जगह मिलेगा, है ना, क्योंकि ये जी। सुविधा जो है एक ही जगह मिलेगा। ठीक है। तो
पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि 10 रुपए का बिस्कुट कितने रुपए में दिए वाला सवाल हो गया है ना, तो पूछना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख का है, 436 रुपये प्रीमियम है, 18 से 50 साल की एज आयु को मिलेगा। फुल फॉर्म पूछा है, आसानी से हमारे साथियों ने बना लिया होगा, लेकिन कई बार गलतियां भी हो जाती हैं उसमें, बहुत एकदम बारीकी से देता है। कई एक दो साथी गलत भी कर दिए हैं हड़बड़ी में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? लियो, प्रधानमंत्री, ये भी है बिस्कुट जैसा सवाल आ गया। कि भाई साहब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्या बोलते हैं भाई साहब, ऐसा टाइप है ना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो बहुत सरल सा सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हो सकता है सीजन चल रहा है अभी सब ना तो आप जी सर। ये पूछा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की ये किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि जो किसान फसल पैदावार करते हैं तो उनकी जो किफ़ायती फसल है वो खराब ना हो, और या खराब हो जाए तो उसको कवर मिल जाए। तो किफ़ायती फसल के लिए एक कवरेज देता है, बीमा का कवरेज देता है। और ये कवरेज जो है ना, बुआई से लेकर कटाई से लेकर भंडारण तक होने वाले जो भी प्राकृतिक आपदा हैं या उससे होने वाले फसल से नुकसान अगर है तो उसकी भरपाई करता है। इस योजना का लक्ष्य जो है किसानों की आय को स्थिर रखना या उनको होने वाले नुकसान से बचाना, साथ ही साथ किसानों को जो है आधुनिक कृषि तकनीक इस पर बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें भी हैं। और कृषि के क्षेत्र में ऋण के प्रभाव को सुनिश्चित करना, मतलब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में और लोन के जो अपना इंटेंसिटी है उसको बढ़ा पाएँ, इसके लिए सुनिश्चित करना है। वित्तीय सहायता में जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तरह के क्रॉप यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं इसमें। एक है रबी क्रॉप है, एक खरीफ है और एक एनुअल क्रॉप है। इसमें अगर कवरेज लेना है सम एश्योर्ड का, उसको प्रीमियम देना होता है किसानों को। अगर रबी क्रॉप है तो कितना प्रीमियम लगेगा विजन जी बताइए? 1.5% सर। खरीफ है तो? 2%। एनुअल क्रॉप है तो? 5%। 5%। ये मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी है ये वाला फसल बीमा योजना? हम्म। अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग बीमा का है। नहीं, अगर लोन लिया है तो मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं, मैंडेटरी तो है, लेकिन अलग अलग उसका 1.5% किसी का है, किसी का 2% है, किसी का ½ %, अलग अलग फसल के हिसाब से। गेहूं का अलग है हम्म। और उसका हाँ, वो रबी और क्रॉप के हिसाब से है। जी 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 जी। इस बार तो सर प्लॉट वाइज कर दिया था, जैसे एक प्लॉट का 1 ही रुपया अब लगेगा, अच्छा, ऐसे किए थे हम ठीक बात है, बट जो उसमें एग्जाम एग्जामिनेशन में। पॉइंट ऑफ व्यू से ना रबी, खरीफ और एनुअल क्रॉप के अरे हिसाब से वाह। पढ़िएगा। जी जो कि प्राकृतिक आपदा होती है ना, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, ज़्यादातर देखिएगा आप बिहार वगैरह में बाढ़ वगैरह आ जाते हैं ना, या साइक्लोन जी सर। वगैरह आ जाते हैं, उड़ीसा वगैरह में आता है ना विजन, वहाँ पर साइक्लोन वगैरह बहुत आता है आपकी तरफ, है ना। सर जी एक सर, जी सर आपने। तो और दूसरी सर महानदी का बेल्ट है, वहाँ पर बहुत खेती करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार 3 बार लगभग खेती कर लेते हैं वहाँ पर। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे कि आपने बोला कि कंपलसरी लेना है, लेकिन यूपीजीबी में जब फसल बीमा का आता है प्रीमियम काटेगा तो उसमें परमिशन लिया जाता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। लोन तो उस लोन, हाँ सर। नहीं, लोन में तो आपका इंटरनल पॉलिसी देख लीजिएगा क्या लिखा है ना। लोन में जब अभी पढ़ाएंगे आप लोगों का, अभी पढ़ाएंगे ना, हाँ। कोई वो बात नहीं है। कैप्ट आउट एक फॉर्म सबमिट सर करा देते हैं, लोन कैप्ट में आउट किसी सबका को करना होता है। होता है। हाँ सर लोन में जो नहीं लेगा वो लिख ही देगा कि हमको बीमा का लाभ नहीं लेना है, उसका नहीं किया जाएगा। बाकी सबका सर कंपलसरी है, सबको करना है किसी। हाँ हाँ, वही सर, सही जैसे होना जैसे वो चाहिए। क्योंकि अभी इसमें तो किसान किसान को नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई फिर या तो सक्षम किसान होगा, है ना, इसलिए होगा। जब आपकी पॉलिसी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें से मैं पढ़ के देख लूंगा कि आपकी पॉलिसी में क्या ऑप्ट आउट दिया है। क्योंकि इसमें फेरबदल हुए, शुरू में जब आया था तो मैंडेटरी, फिर ऑप्शन दिया, फिर अभी एक ऑप्शन ये भी दिया है कि जिन्होंने लोन नहीं लिया वो भी प्रीमियम पे करके इसको फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी भी शुरू किया है, तो एक बार लेटेस्ट सेशंस भी लिए हैं, उसमें एक बार देख लीजिएगा। और जब आपके सेशन या आपकी पॉलिसी पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फुल फॉर्म पूछा, सरल सा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल गई है।
तो फसल बीमा योजना का आप जो है पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हिंट मिलता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीटीएमएससी? सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया, काफी दिनों बाद पूछा है, मतलब एक साल पहले के बाद नहीं पूछा था, लेकिन अब ये भी बिस्कुट जैसा सवाल है। तो सीजीटीएमएससी में काफ़ी फेरबदल किए जा रहे हैं। ज़्यादातर अभी सीजीटीएमएससी का कवरेज पूछता था कि आरआरबी में सीजीटीएमएससी का कवरेज कितना है। और अभी चेंज भी हुआ है, सरकार ना एमएसएमई में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोग को पता भी होगा, रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारत को 2047 में विकसित श्रेणी में करने के लिए, और भारत को पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और जैसा कि उन्होंने टारगेट भी रखा था कि इकोनॉमी को जो है बहुत धीरे धीरे स्टेप वाइज ले जा रहे हैं। तो 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो वहाँ पर इसको एक विकासशील देश से विकसित देश का टैग लगाने के लिए जा रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? एमएसएमई मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर हम उनको बढ़ावा देंगे, उनको वित्त पोषण देंगे, सपोर्ट देंगे, तब ग्रोथ जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। फिर जो यहाँ पर समाज में हमारे लोग होते हैं ना, इनका एक खाद्यान्न चैन होता है। देखिए, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं ना, किसी को खाना है तो कोई खाना पैदा कर रहा है, फिर कोई खा रहा है, पैसे ऐसे सर्कल पूरा होता है। तो हमको कोई ज़रूरत है, जैसे अभी हम कुछ कोई चीज़ ज़रूरत है तो हम उसको पूरा करते हैं। तो ये सब पूरा होता है एमएसएमई जो जीडीपी में एक अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है। उसके लिए सरकार ने सीजीटीएमएससी बनाया है, जिसका फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्या होता है जब बैंकें अच्छा, कुछ ब्रेक हो गया था, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? अरे सर। आ रही ना? अरे। क्या होता है कि जब भी बैंकें लोन देते हैं तो लोन देने में एक रिस्क वेट होता है, वजन होता है उनका खतरे का। क्योंकि बैंक से पैसा बाहर जा रहा है, तो बाहर किसी पब्लिक को हम लोन देंगे, तो लोन देने के बाद क्या होगा कि आप उससे लेना नहीं लेना, उसमें रिस्क आता है, तो कैपिटल रखना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि भाई गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्रेडिट गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो जब क्रेडिट गारंटी देते हैं तो वहाँ पर रिस्क जीरो हो जाता है। बैंक को जो है कुछ रखना नहीं। ऑप्शन कंफ्यूजिंग था। हाँ, अब पराजिता जी बताइए तो इसमें क्या आया था? वो बोल रहे हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऐसे भी ऑप्शन था। अच्छा, कुछ कंफ्यूज कर दिया। फुल फॉर्म ही पूछा था लेकिन ऑप्शन जो है कठिन था, बोल रहे हैं। तो क्रेडिट गारंटी फंड, अच्छा ट्रस्ट लिख दियागा तो अच्छा, सीजीटीएमएससी का उन्होंने फुल फॉर्म में कुछ कंफ्यूजन था ऐसा बोल रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या उसमें लिखा है कि सीजीटीएमएससी जो है क्या फुल फॉर्म, फंड ट्रस्ट नहीं दिया था, ट्रस्ट दिया था, ऐसा बोल रहे हैं। या आप बता पाएँ तो बता दीजिए कैसे कंफ्यूजन था। इंटरेस्ट भी था सर, पर ऑप्शन में एक वो भी था, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। तो वही अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो भी सिलेक्ट कर लेते। हाँ, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है ना। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था, अभी अपराजिता जी बता रहे हैं कि इसमें ऑप्शन भी थोड़ा टफ रहता है। अभी कितने ऑप्शन आते हैं? 5 ऑप्शन आ रहे हैं एक क्वेश्चन में, 5 ऑप्शन आ रहे हैं अपराजिता जी। हाँ सर, 5 ऑप्शन की बात है। 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन इसी वजह से होगा। फंड ट्रस्ट होना चाहिए था, ठीक बात है। तो ऑप्शन में फंड ट्रस्ट नहीं था। हाँ सर, वही ट्रस्ट वाला भी ऑप्शन था, तो अगर ध्यान नहीं दिया जाए हाँ, तो तो ट्रस्ट कोई डाल वो भी दिया गलती होगा हो गलत हो सकती है। जाएगा, क्योंकि क्रेडिट गारंटी एक फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस था, तो इतनी बारीकी से दिया है तो कई लोगों के गलत भी हो गए होंगे, है ना। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसका मतलब है कि एक एक गारंटी फंड बनाया है, ट्रस्ट बनाया है, जिसमें कि सरकार चाहती है कि जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स अगर
बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी गारंटी लिया जाए। और गारंटी लेने से फ़ायदा क्या होगा? बैंक उनसे गारंटी नहीं मांगेगा और बैंक लोन दे देगा, और बैंक को कैपिटल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सन 2000 में भारत सरकार का जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री है, उसने, और जो सिडबी है, जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये दोनों के तालमेल से ये फंड ट्रस्ट, जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया। और इसका उद्देश्य यही था कि इस सेक्टर में जो है, जो इंडस्ट्री बिठा रहे हैं उनको क्रेडिट गारंटी दिया जाए और बैंकों से लोन दिलाया जाए। तो अभी समझ लीजिए आरआरबी में अगर क्रेडिट गारंटी देखते हैं तो 2 करोड़ है, जो पहले 50 लाख था, इसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया। और नेशनलाइज बैंकों में ये कितना है बताएंगे? कोई साथी बताएंगे? अपराजिता जी, कितना है अभी? 10 करोड़। 10 करोड़। पहले ये 5 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 10 करोड़। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अभी सरकार की योजना है इसको 20 करोड़ तक ले जाने के लिए। आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। चलिए, तो ये फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अच्छा सवाल पूछा गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई? तो इनमें से कौन सा रेट आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है? आरबीआई के द्वारा दो रेट डिसाइड किया जाता है, एक पॉलिसी रेट से डिसाइड किया जाता है और एक रिजर्व रेट डिसाइड किया जाता है। पॉलिसी रेट्स जो होते हैं वो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। सरकार जो है वो देश की एक पॉलिसी बनाती है, उसी को मुद्रा की स्थिति जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या मनी मनी कंट्रोल करने के लिए रेट डिसाइड करना पड़ता है। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, या सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पैसा। जो पैसा है जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, उसके लिए पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। जैसे कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, एमएसएफ रेट है, ये सब पॉलिसी रेट्स हैं। और एक है रिजर्व रेट, जिसको सीआरआर और एसएलआर है, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट का रेट कौन डिसाइड करता है, आप बताइए तो? फिक्स डिपॉजिट का रेट कौन डिसाइड करता है? बैंक बोर्ड। बैंक बोर्ड डिसाइड करता है। एसेट मैनेजमेंट लाइबिलिटी, जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसके रिकमेंडेशन से बोर्ड जो है इसको बैंक का खुद डिसाइड करता है रेट। और फिर आपको महीने महीने में या अपडेट आते रहते होंगे ईएफडी के रेट के। तो ये आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द करेंट सीआरआर रेट? ये इसमें क्या क्या ऑप्शन थे? करंट रेट में क्या लिखा अपराजिता जी आपने? 3.5 सर। 3.5 है। कारण क्या है ना, 3.75 जो हुआ है अभी वो लागू नहीं हुआ है, 15 दिन हुए हैं, इसलिए 3.5 ही सही होगा। 3.75 भी था क्या उसमें ऑप्शन में? ऑप्शन में 3.75 था अपराजिता जी? हाँ सर, हाँ सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि अभी ना जो मॉनेटरी पॉलिसी हाँ, की फोर भी था। है ना, 3.5 से सेलेक्ट किया मैंने। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक अभी लेटेस्ट जो हुई है, उसमें बदलाव किए गए हैं, है ना। अक्टूबर में, तो अक्टूबर महीने में, लेकिन वो 15 दिन बाद आता है। तो इसमें जो है 3.75 जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। इसको मैं जो है अगले पार्ट में जब होगा ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी, कल शायद कल सेशन है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो उसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन करंट रेट जो है उसमें जब मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है, जैसे अभी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें रेपो रेट को अभी बरकरार रखा है सर फाइव बट पॉइंट ये फाइव तो जीरो पहले से डिसाइडेड है ना कि नवंबर में कुछ एक डेट है जिसके बाद और घटा के उसको 3 तक ले जाना है। हाँ, 3 तक ले जाना है ना। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें ऑप्शन 3.75 भी था ना क्या वहाँ पर? सर ये नहीं था शायद। नहीं था? नहीं, 3.75 नहीं था। हाँ, नहीं रहा होगा, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन। मेरा ध्यान तो सर 3.5 पे ही था, क्योंकि वो याद था कि अब वही आ गया है। अच्छा,
चलिए ठीक है। तो क्योंकि 1 अक्टूबर को ही हुआ है ना, और नॉर्मली एग्जामिनेशन के 30 डेज पहले जो है सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। और जब अक्टूबर में होता है तो उसके 15 दिन बाद वो पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज करता है, तब जाके वो चेंज होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये है, व्हाट इज द चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन सिक्योरिटी शेयर एंड डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर आपके अगेंस्ट अगर लोन दिए हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। देखिए, चार्ज क्रिएशन एक बड़ा टॉपिक है और इसमें से कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें से कितने सवाल, हाइपोथिकेशन का भी सवाल पूछा गया था, ऐसा हम साथी बता रहे थे, और आगे सवाल में करेंगे। लेकिन ये शेयर और डिबेंचर पे जो चार्ज क्रिएट होते हैं उसमें प्लेज और लियन किए जाते हैं। ऑप्शन में क्या आया था परिजित जी, ऑप्शन में क्या था, ये प्लेज लियन एक साथ था कि अलग अलग था? मेन नहीं था सर, ऑथेंटिकेशन था, मॉर्गेज था, हम्म। नन ऑफ दीज था, एक और नहीं याद है सर, प्लेज और एक था, एक और ये ओके, नहीं था। तो प्लेज प्लेज सही होगा, है ना? प्लेज सही होगा। तो शेयर और डिबेंचर अगर सिक्योरिटी है तो वहां पर प्लेज होगा या तो लियन होगा। तो प्लेज था बोल रहे हैं तो ये प्लेज ही होगा। टैक्स सेविंग जो एफडीआर है वो कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? टैक्स सेविंग एफडीआर कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? आपने कितने पाँच साल का लिख के आए? 5 साल के लिए सर। 5 साल के लिए, है ना? तो 5 साल के लिए, क्योंकि इसका जो है टैक्स सेविंग के लिए है, तो इसलिए इसको सरकार ने इन जो है 5 साल के लिए फिक्स किया है। 5 साल तक जो है आपको रखना होगा, और इस पर जो है कोई लोन वगैरह भी नहीं मिलेगा। सरफेसी एक्शन 2002 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन व्हिच केसेस। तो सरफेसी एक्ट, ये जो पिछले अभी एग्जामिनेशन हुआ था सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में, वही सवाल आया। अभी भी ये सवाल आया, सरफेसी एक्शन कहाँ नहीं लगाया जाता है, बताइए। एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन दिए गए हैं, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड है मॉर्गेज में, तो वहां पर सरफेसी एक्शन नहीं लगाया जाता है। एक सवाल सरफेसी का वो भी आया था क्या, कि 1 लाख से ऊपर के अगर आउटस्टैंडिंग पर सरफेसी चलाए जाते हैं, आया था अपराजिता जी? चलिए, तो कोई बात नहीं, अगला सर ये तो याद नहीं आ याद रहा, ये नहीं आता। क्वेश्चन ऐसे नहीं था सर, वो था कि एग्रीकल्चर लैंड पे लोन दिया गया है और हम्म। उस पे सरफेसी करना चाह रहे हैं तो होगा कि नहीं, उसके लिए यस नो, और एक ऑप्शन था यस, एक नो, और भी कुछ ऑप्शन था ऐसे ऐसे, हो सकता है कि नहीं एग्रीकल्चर के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट है लोन पे। हो सकता है, लेकिन नहीं हो अगर सकता, नहीं सर। वहां पर देखो, अगर हो सकता है जैसे कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है वहां पर, तो हो सकता है। लेकिन वो कंडीशन क्या क्या दिया है वो है, अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो नहीं हो सकता है। तो सामान्यतः नो है। ऑप्शन क्या क्या आए थे उसको पढ़ना पड़ेगा, क्या ऑप्शन है। तो ये सही आंसर ये है कि लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस दिए हैं तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर वहां पर उस जमीन पे अगर फसल पैदा की जा रही है तो भी आप नहीं बेच सकते, ये बात है। तो नो होगा ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका नो होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल बहुत पूछ रहा है। मतलब सरकार चाहती है कि अगर पीएमओ से कोई कंप्लेंट आ रहा है तो उसको टाइमली रिड्रेस करो, ये संदेश दे रहे हैं सभी अधिकारी कर्मचारियों को। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंप्लेंट टू रिड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस सबमिटेड थ्रू द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सीपीग्राम इज हाउ मेनी डेज? पहले 15 दिन था, इसे अब चेंज हो गया भैया, अब तो 21 दिन हो गया, है ना? इसीलिए ये सवाल पूछ रहा है। तो पहले 15 दिन था, एग्रीड। लेकिन अभी बदल गया है, सब 21 दिन हो गया। ठीक है। तो ये पिछले साल से हुआ है, मेरे ख्याल से 24 से हुआ है, नवंबर 24 से हुआ है ये बदलाव। द स्टैंडर्ड टाइम जो सीपी ग्राम है, जिसको सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशियल मॉनिटरिंग सिस्टम सीपीग्राम कहते हैं, ये पीएमओ ऑफिस के जो कंप्लेंट है इनको रिड्रेस करने के लिए 21 दिन का, कितने दिन, 21 दिन का ऑप्शन था उसमें अपराजिता जी? हाँ सर, 21 दिन का था। 7, 14, 21 ये सारा ऑप्शन था। तो अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने बताया था, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का जब सेशन चल रहा था उसी में
ये जिक्र हुआ था। तो मैंने उसमें बताया था, उसमें एग्जामिनेशन में आया भी था। हेलो डॉ- हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। ए, सर, हम लोग के बैंक का जो सर्कुलर है उसमें तो 15 दिन दे रहा है सीपी ग्राम का। हाँ, तो अब उसको काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। ठीक है यादव साहब? हम्म। जी सर। बैंक में बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं है पॉलिसी में, तो यहाँ पर। लेकिन पॉलिसी न्यू है सर, न्यू पॉलिसी है और आप ही की तरह पढ़ाया भी गया है। तो बैंक की पॉलिसी अगर उसमें पूछेगा कि बैंक के इंटरनल पॉलिसी के आधार पर कितना है, तो भले 15 दिन टिक लगा देना, लेकिन यहाँ पर सीपी ग्राम का आएगा तो 21 दिन ही लगाना। ठीक है? जी जी सर। क्या होता है, क्या होता है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है। देखो, बैंक हम्म जब पॉलिसी बनाती है ना, वो बोलती है, सरकार चाहती है कि 21 दिन में, तो हम 21 दिन ना ले जाएं, हम 15 दिन कर लें। 15 दिन हम्म के अंदर कर दें, तब तो हम वहां पर सरकार को बताएंगे कि 21 दिन के अंदर वो करेंगे सबमिट, इसलिए वो इंटरनल में थोड़ा सा कम रखता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे सरकार का एक नियम है कि जब भी खाता खुलता है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट सेंट्रल रजिस्ट्री CKYC-R में 10 दिनों के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए, लेकिन बैंकों की इंटरनल पॉलिसी में जाएंगे तो कई बैंकों ने 5 दिन करके रखा है ना? तो इसलिए जी रखा है कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ कमी बेसी हो गया इकट्ठा करने में, इसीलिए। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 21 दिन है। अगर उसमें एज पर इंटरनल पॉलिसी आप UPGB करेंगे तो वो थोड़ा उसके हिसाब से देख लीजिएगा इंटरनल ग्रीवेंसेस में। ठीक है? थैंक यू। बाकी सरकार इसको इसलिए पूछ रहा है बार बार, क्योंकि पहले 15 दिन था, इसको बढ़ाकर 21 दिन किया ना, बदलाव किया है, इसलिए लोगों को पता हो, इसलिए पूछ रहा है। डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड ऑन वाह, मैंने अभी सवाल का आंसर ही बता दिया और ये सवाल आ गया। डॉक्यूमेंट्स कैन शुड बी अपलोडेड ऑन CKYC-R विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। सवाल थोड़ा अलग है, उसको लिखने में छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जब भी आप खाता खोलते हैं, कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, तो कितने दिनों के अंदर CKYC-R नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। अपलोड वाली बात नहीं, जनरेट हो जाना चाहिए, CKYC-R नंबर आ जाना चाहिए। तो ये है 10 डेज। 10 डेज के अंदर जो है आपको CKYC नंबर के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाने चाहिए, ये बात कही गई है। अब इसी चीज़ को कई बैंकों ने थोड़ा सा कम डेट कर दिया अपने बैंक में, कोई 5 डेज, कोई 7 डेज, ऐसा कर दिया है। जैसे देखिए, हमारे साथ ही 7 डेज भी लिख रहे हैं, तो इंटरनल पॉलिसी में 7 डेज, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्री जो CKYC का RBI की गाइडलाइन है, वहाँ पर 10 डेज है। तो 10 डेज का मैक्सिमम टाइम दिया है, तो आपको 10 डेज पे ही टिक करना है एग्जामिनेशन में। नाबार्ड का एक रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका क्या नाम है? नाबार्ड, जिसमें हम फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं या आपका कोई भी चीज़ है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। नाबार्ड का एक रिपोर्टिंग साइट है जिसको इंश्योर पोर्टल करते हैं, है ना, इंश्योर पोर्टल कहते हैं। तो इंश्योर पोर्टल जो है, अभी आप लोग फ्रॉड हैं कितने, फ्रॉड में कितने रुपए तक के फ्रॉड हैं उसको रिपोर्ट करना पड़ता है उसके ऊपर, इंश्योर में? 1 लाख के ऊपर सर। 1 लाख से ऊपर। और 1 लाख से नीचे है तो किसको रिपोर्ट करेंगे? हम्म। अपने बोर्ड को करेंगे, है ना? तो नाबार्ड ने एक जो है आपको पोर्टल दिया है जिसको इंश्योर पोर्टल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो है अम, इसमें सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी होती है, ये फ्रॉड वगैरह की, और भी और सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर करते हैं इंश्योर पोर्टल में। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल है आपका DRI से रिलेटेड। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI स्कीम कहते हैं। तो DRI स्कीम्स में अधिकतम कितना मिलता है? बीजन जी बताइए तो, DRI लोन स्कीम्स में कितना मैक्सिमम लोन होता है? हम्म। 20 हजार। नहीं सर, ध्यान नहीं है।
हाँ, ये थोड़ा सा ना, आप हम ये DRI लोन हम लोग अभी देते नहीं हैं, लेकिन ये इसलिए सरकार पूछती है क्योंकि इसमें ना फायदा बहुत है। तो ये चाहती है कि इसमें ना जो बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे 4% इंटरेस्ट लिया जाता है, 4%। तो DRI, जिसका नाम ही है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स, तो DRI योजना के तहत वैसे तो सामान्यतः 15,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, जिसका उपयोग वर्किंग कैपिटल है या टर्म लोन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ विशेष मामले होते हैं, जैसे कि हाउसिंग पर्पस के लिए है, तो वो कितना मिलता है? 20,000। बिल्कुल। कितना मिलता है जी? 20,000। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है। तो अपराजित जी बताइए जरा, ये सीधा सीधा सवाल क्या था? मतलब ऐसे ही पूछा था कि कुछ और खास पूछा था इसको? ऑप्शन में क्या क्या था? हाउसिंग नहीं था सर लिखा हुआ, पर वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि 4% रेट पे डीआरआई लोन देते हैं, इसका मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होगा। हाउसिंग तो सर आप तो बोले थे कि हाउसिंग पूछेगा तभी 20,000 करने के लिए। हाँ, तो हाउसिंग, वो क्या है, अगर हाउसिंग का जिक्र नहीं किया तो 15,000 आंसर होगा। हाँ, हाउसिंग का जिक्र नहीं था सर इसमें। हाँ, और अगर हाउसिंग का जिक्र होगा तो 20,000 होगा। क्योंकि सामान्यतः पहले जो है मैक्सिमम लोन दिया जाता है, इसमें इसका उद्देश्य इसका देख लीजिए कि क्या है। ऐसे वंचित लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वो उपकरण खरीदना है और कुछ करना है, तो उनको भी 5,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो 20,000 होता है। हाउसिंग पर्पस के लिए हो गया, या डिजेबल पर्सन हो गया उनके लिए। क्योंकि डिजेबल पर्सन को 20,000 कैसे देंगे? क्योंकि वो धंधा करने के लिए मैक्सिमम तो 15,000 दे रहे हैं, लेकिन वो बेचारा विकलांग है तो साइकिल भी खरीदेगा, कुछ और करेगा, इसलिए 5,000 एक्स्ट्रा देते हैं। या तो घर बनाने के लिए है, देंगे। तो ये बात कही गई है। तो इसके दो कंडीशन देखिए, सामान्यतः 15,000 दिया जाता है, हाउसिंग के लिए 20,000 दिया जाता है। लेकिन इन दोनों सीरीज में अगर कोई डिजेबल पर्सन है तो 5,000 का अतिरिक्त दिया जाता है, जो मैंने सेशन में भी बताया था। क्योंकि 15,000 तो बिजनेस करने के लिए ले रहा है, लेकिन अगर कोई विकलांग है तो साइकिल या उसके सहायक उपकरण खरीदेगा तो 5,000। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति या जनजाति हैं वहाँ पर अगर कोई व्यक्तिगत के अलावा आवास वगैरह कर के लिए लेता है लोन, तो 20,000 देते हैं, 4% का रेट है। वैसे सामान्यतः 15,000 का लोन दिया जाता है। तो सवाल जो है के आधार पर लोन दिया जाए, अगर मैक्सिमम पूछा गया सीधा सीधा सवाल तो 15,000 होगा। लेकिन आवास वगैरह का जिक्र किया गया क्योंकि वो विशेष योजना है उसके लिए, तो फिर 20,000 होगा। अगला सवाल, करंट एसेट डिनोट्स, करंट एसेट क्या चीज को दिखाता है? ये ऐसे ही पूछा था क्या? अपराजिता जी, क्या पूछा था करंट एसेट का? बस इतना ही था सर। ओके, तो करंट, और ऑप्शन क्या क्या था बताइए। सर करंट लाइबिलिटीज था, और एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म लोन्स, हम्म। ऐसे ही कुछ सर ऑप्शन और नहीं याद आ रहा है। तो हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। तो करंट एसेट जो है आपका, जो किसी कंपनी का एक है, वर्किंग वर्किंग कैपिटल भी था सर, एक और। वर्किंग कैपिटल ऐसा था। तो करंट एसेट्स जो होता है किसी कंपनी का, एक शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस होता है ना। यहाँ पर जो रिसोर्सेस जो होता है, जिसको क्विक कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये समझ लें कि एक चालू संपत्ति होता है, वर्किंग कैपिटल जैसा बोल रहे हैं ना अभी। एक करंट एसेट जो है, वो करंट एसेट ऐसा एसेट है जिसका उपयोग 1 वर्ष के भीतर आसानी से नकदी में परिवर्तन करके किया जा सकता है, उसे करंट एसेट कहते हैं। तो आप ऑप्शन में जैसे कि आप कोई कैश कैश इन हैंड है किसी के पास, वो करंट एसेट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैश के रूप में आ जाएगा, तो वो करंट एसेट कहलाएगा। इन्वेंट्री है, स्टॉक है जिसका इस्तेमाल हो रहा है 6 महीने के अंदर है, तो वो करंट एसेट कहलाएगा। फिर कोई अकाउंट रिसीवेबल्स है, मतलब ग्राहक को सामान दिया गया, वहाँ से पैसा आने वाला है, करंट एसेट कहलाएगा। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये सारे जो है करंट एसेट्स कहलाएंगे। तो अब ऑप्शन में जो है, आप करंट एसेट के डिनोट्स दिया था, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा करंट एसेट का।
तो आज ये 20 सवाल हम डिस्कस किए। अब हम कल के सेशन में और सवाल आए हैं कुछ, हमारे अपराजिता जी ने भी काफ़ी सवाल भेजे हैं, ऐसे और भी सारे साथी भेजे हुए हैं, उनको मैं इकट्ठा करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। 20 सवाल भले ही हैं, लेकिन आपको एक दिशा देते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है, क्या चीज़ पढ़ना है और कैसे सवाल आए थे। वैसे ओवरऑल अगर आपका देखेंगे तो आपका तजुर्बा कैसा रहा अपराजिता जी, कैसा लगा आपको? क्वेश्चन मतलब कठिन लगे, सरल लगे या मॉडरेट? सर जितना हम आपको दिए हैं वो सब तो ठीक ही था। हम्म। इस और जो हमको याद नहीं आ रहा है वो सब ऑप्शन थोड़ा वो बैंक के पॉलिसी से जो था वो कुछ tricky था सर। तो आपके इसमें बैंक की पॉलिसी से कितना परसेंटेज आया होगा? बैंक की पॉलिसी से कितने क्वेश्चंस आए होंगे आपके उसमें? 15-20 होंगे सर। 15-20 आए होंगे, है ना? तो टोटल आपके जो है 60 क्वेश्चंस रहे होंगे, उसमें से 20 मान के चलिए, तो 40 जो है जनरल बैंकिंग के रहे और 20 जो है इंटरनल बैंकिंग के। हिंदी का कैसा रहा? हिंदी का पेपर कैसा था? ठीक था सर। पैसेज थोड़ा ध्यान देके पढ़ना था। अच्छा। और एक एक वो पार्ट होता है जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड था, सारा सेंटेंस, और उसमें कौन से पार्ट में गलती है वो ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। एरर डिटेक्शन। हाँ, और एरर डिटेक्शन इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी थे क्या इस बार? हाँ सर, फिल इन द ब्लैंक्स का एक पूरा पैसेज ही था 10 क्वेश्चंस का। अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ फिल करना होता है, वो वाला, है ना? वो ठीक था सर, वो इजी था अच्छा। comparatively। और मुहावरे लोकोक्तियाँ आई थी? नहीं सर, मैंने तो लगा क्या नहीं। अच्छा। चलिए, तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो सवाल डिस्कस किए हैं वो सवाल ही नहीं, टॉपिक को भी डिस्कस किए हैं, तो आपको रिवीजन भी हो जाता है। तो एक सवाल के साथ हम लोग का उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसी तरह सीखते रहिए और अपने जो सवाल आते हैं उनको हीरे मोती जैसे इकट्ठा करते रहिए। बड़ा विज़न है बैंकिंग का, और बैंकिंग का विज़न जो है समय, आवश्यकता और सर्वे और सरकार के लक्ष्य के आधार पर बदलते रहेंगे। तो सरकार का विज़न जैसे बदलेगा, आपकी बैंकिंग भी बदलती जाएगी। और देश में रहने वाले नागरिकों की इच्छा या उनकी आवश्यकता, ये जब माहौल बदलेगा ना तो बैंकिंग भी बदलता रहता है। तो आप उसके आधार पर हमें अपडेट भी रहना ज़रूरी है। हर सपने को अपनी सांसों में रखिए, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखिए, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखिए। तो लक्ष्य को निगाह में रखने के लिए हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जो ज्ञान है उसको भी निगाहों में रखेंगे, तब जाके हमें सभी चीज़ें मिलेंगी। आप सभी इसी तरह सीखते रहिए। अभी रात लंबी मिलेगी, तो बिना शिकवा शिकायत के जब भी सेशन मिले, जब भी मौका मिले, मौका मिला तो पढ़ लिए, नहीं मौका मिला तो जब मौका मिला पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी बात जो है सीखते रहिए, लिखते रहिए और अपने आप के लिए जो वादा किया उसी को निभाते रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जीवन में बड़ा अद्भुत है, आपको खुशी हर जगह नहीं मिलेगी। आपको खुद को महसूस करना है कि मेरे आसपास जो है खुशियां हैं, तो जो महसूस करेंगे वो मिलेगा। सफलता आपके आसपास है, लेकिन हमें हमारी निगाह रखनी है, जिधर निगाह पड़ती है वही मिलता है। तो आप इसी भाव के साथ मैं आपको एक अच्छी रात्रि दे रहा हूँ। कल सोमवार का दिन है, अपना संयम बना के रखिएगा, अपना कला कौशल का इस्तेमाल करिएगा और प्रसन्नता के साथ अच्छी ग्राहक सेवा के साथ बैंकिंग करिएगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कर फिर मुलाकात करेंगे सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।